आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड विभव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक पात्र है और इसमें हम लोगों ने विलयन लिया है। अब विलयन कैसा है? यह विलयन है हमारे किसी धातु के लवण का जली विलयन। तो इसे हम कह सकते हैं कि यह धातु लवण का जली विलयन है। अब इसमें हम धातु की एक छड़ लगा देंगे जो कि इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। तो ये जो धातु की जो छड़ होगी, यानी कि जो धातु M छड़ है, वो वही होगा जिसका हमने लवण यानी कि धातु के लवण का जली विलयन लिया है। जैसे अगर हम कॉपर की छड़ ले रहे हैं तो इसका जो लवण का विलयन होगा वो होगा कॉपर सल्फेट या कोई और भी लवण हो सकता है, लेकिन वह लवण होना चाहिए उसी धातु का। तो जब हम छड़ को उस विलयन में छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि विलयन में आवेश उत्पन्न हो गया और उसके साथ साथ उस छड़ में भी आवेश उत्पन्न हो गया। तो यदि विलयन में धन आवेश उत्पन्न होगा तो छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा, या फिर इसका उल्टा हो सकता है, विलयन में ऋण आवेश उत्पन्न होगा तो छड़ में धन आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन जो भी आवेश उत्पन्न होंगे वे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यदि विलयन में पॉजिटिव है तो छड़ पर निगेटिव, अगर विलयन में निगेटिव है तो छड़ पर पॉजिटिव। हमेशा सेम चार्ज नहीं होगा, हमेशा अपोजिट चार्ज होंगे। तो इन आवेश के कारण यहाँ पर एक विभव उत्पन्न होता है और इन विभव के अंतर को हम बोलते हैं ए विभवांतर, और यही विभवांतर कहलाता है इलेक्ट्रोड विभव। तो आइए हम देखते हैं कि जब हम इसको परिभाषित करेंगे, जैसे कि मैंने पीछे आपको परिभाषा बताई, तो हम इसे कैसे लिखेंगे। तो जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाता है, जिससे धातु तथा विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आइए अब हम समझेंगे कि कैसे इस धातु की छड़ पर ऋण आवेश और विलयन में धन आवेश, या फिर इसका उल्टा धातु की छड़ पर धन आवेश या ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने ये सिस्टम तैयार किया और धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबो दिया, तो हम सभी जानते हैं कुछ देर बाद अभिक्रिया होगी और धातुओं की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो जैसे यहाँ पर जब धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धन आवेशित परमाणु बनाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर दो चीजें होंगी, एक तो इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होगा और दूसरा है धन आवेशित परमाणु भी बनेगा। तो यहाँ पर धातु को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने कैपिटल M लिया है और कितने इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहे हैं हमें नहीं पता रहा, उसके लिए हम लोगों ने स्मॉल n लिया है। तो जितने इलेक्ट्रॉन त्याग होंगे उतने ही उस पर पॉजिटिव चार्ज बनेंगे। अब यहाँ से समझिएगा कि जो धातु है M, मतलब कोई भी धातु M है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आवेशित परमाणु बनाता है तो वो जो धन आवेशित परमाणु है वो विलयन में चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह छड़ धातु का है और इसमें धातुओं के अणु और परमाणु होंगे परंतु आयन नहीं होंगे। लेकिन जब ये आयनित होता है तो आयन विलयन में चले जाते हैं, क्योंकि जितने भी आयन होते हैं यानी कि ज़्यादातर जो आयन होते हैं वो विलयन में रहना पसंद करते हैं, परंतु जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इसी पर रह जाते हैं। परंतु आपके दिमाग में ये बात होगी कि इलेक्ट्रॉन भी तो आयन है, वो क्यों नहीं विलयन में चले जाते हैं। तो आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए वो धातु की छड़ में ही रह जाएगा, जबकि जो आयन है वो विलयन में चले जाएंगे, जिसके कारण विलयन जो होता है धन आवेशित हो जाता है और जो इलेक्ट्रोड है वो ऋण आवेशित हो जाता है। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन के रूप में विलयन में चले जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन छड़ पर ही रह जाते हैं, जिससे कि छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस अभिक्रिया के लिए रिएक्शन नीचे दिया हुआ है। तो जब भी हम कोई M की जगह कोई धातु लेंगे और वो जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो हम राइट साइड N की जगह लिखेंगे। आइए देखते हैं अब विलयन में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लवण का जलीय विलयन तैयार किया है। तो यहाँ पर जो हमारा लवण का जलीय विलयन है वो है, मानते हैं MX है। तो ये लवण अपने आयनों में टूटेगा तो बनेगा Mn+ और Xn-। तो ये हुआ लवण से उत्पन्न धन आयन और ये ऋण आयन। तो जब भी हम किसी लवण को किसी जलीय विलयन में डुबोते हैं या मिलाते हैं तो वो अपने आयनों में टूट जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ पर जो Mn पॉजिटिव है यही अभिक्रिया करेगा, इसलिए यहाँ पर मैं Xn को हटा देता हूँ। तो देखिए जो यहाँ पर Mn+ है वो धातु के संपर्क में जाएगा और धातु में जो उत्पन्न हुए इलेक्ट्रॉन हैं उनसे क्रिया करेगा और पुनः धातु का निर्माण कर देगा।
यानी कि धातु आयन धातु में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो धातु बना है वो जाकर छड़ पर निक्षेपित हो जाएगा, यानी कि वहां पर जमा हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिपॉजिट। अब ऐसा बार बार हो, विलयन से जो धन आयन है छड़ पर जाते रहे, तो इससे क्या होगा कि विलयन में धन आयन की कमी हो जाएगी, लेकिन जो Xn माइनस है वो जहां पर था उतना ही रह जाएगा। तो इस अवस्था में आप देख सकते हैं कि विलयन में ऋण आवेश भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि विलयन में जो Xn माइनस है वही बचेगा, क्योंकि जितने Mn पॉजिटिव है वो बार बार छड़ पर जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, जिससे Mn पॉजिटिव की कमी हो जाएगी। तो अभी मैंने आपसे कहा कि विलयन में धन आवेश होगा, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि विलयन पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों होता है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आगे आपको समझ में आ जाएगा। हर चीज को आप समझते चलिए, आगे आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो यदि हम बात करें विलयन की परिभाषा के लिए, तो इसके विपरीत विलयन में उपस्थित आयन में छड़ पर निक्षेपित होने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रक्रिया में धातु के आयन छड़ से इलेक्ट्रॉन लेकर उदासीन हो जाते हैं तथा छड़ को धनावेशित करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो छड़ पर ऋण आवेश है वो धीरे धीरे Mn पॉजिटिव द्वारा ग्रहण होता रहेगा, जिससे के कारण वहाँ पर ऋण आवेश खत्म हो जाएगा और वहाँ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो छड़ होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि छड़ धन आवेशित होते हैं। तो वास्तव में छड़ धन आवेशित होगा या ऋण आवेशित, आइए इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो पीछे हम लोगों ने जो निकाय बनाया था उसमें एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया प्रारंभ हो गई थी, यानी कि उसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी कि जो धातु का छड़ था वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धातु आयन और इलेक्ट्रॉन बनाता है, और धातु आयन पुनः इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके धातु बनाता है। तो जब ये अभिक्रिया प्रारंभ होगी शुरू में, तो हो सकता है एक अभिक्रिया की दर तेज हो और दूसरी अभिक्रिया की दर कम हो, लेकिन कुछ देर के बाद जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया की दर होती है वो समान हो जाती है, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया दोनों समान हो जाते हैं, यानी कि कुछ समय पश्चात इन अभिक्रियाओं में साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है तथा धातु की छड़ तथा विलयन पर एक निश्चित आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जो छड़ का आवेश है वो परिवर्तित नहीं होगा, वो निश्चित रहेगा, क्योंकि धातु का एक जो छड़ है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाता है, तो वो धन आयन चला जाता है विलयन में, तो छड़ पे वहां पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। कितना उत्पन्न होता है, N माइनस उत्पन्न होता है, और विलयन से तुरंत ही उतने धन आवेश विलयन से धातु की छड़ पर आ जाएंगे जितने की इलेक्ट्रॉन है, और वो क्या करेंगे, उसे अनावेशित कर देंगे। तो ये क्या होती है कि साम्य अवस्था बनी रहती है, क्योंकि जितने धन आवेश बनते हैं उतने ऋण आवेश बनते हैं। अब आपके दिमाग में पीछे एक डाउट था कि कब छड़ पर धन आवेश होगा, कब ऋण आवेश होगा, क्योंकि हम लोगों ने पीछे देखा कि एक बार ऋण आवेशित हो रहा है तो एक बार धन आवेशित हो रहा है। तो ये कंडीशन कब आएगा कि वो ऋण आवेशित होगा या फिर धन आवेशित होगा, तो आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो जिंक सल्फेट के विलयन में हम लोगों ने जिंक इलेक्ट्रोड को डुबोया है, और इसके लिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया का रिएक्शन दिया हुआ है, जिसमें कि जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके जिंक धन आयन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न किया है। अब इस छड़ पर धन आवेश आएगा या ऋण आवेश आएगा, यह इस अभिक्रिया से पता चलेगा। तो यहाँ पर दो अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो मान लीजिए जिंक में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक है, तो जिंक में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक है, तो जिंक आयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम है। तो बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की वजह से जो विलयन है, विलयन में आपके धन आवेश चले जाएंगे, और जो हमारा इलेक्ट्रोड है उस पर बहुत अधिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि जो जिंक आयन है वो बहुत अधिक मात्रा में बनेगा और वो विलयन में चला जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत अधिक बनेंगे और वो छड़ पर एकत्रित हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि हमारे विलयन में धन आवेश की संख्या भी बहुत अधिक होगी और इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश की संख्या भी बहुत अधिक होगी। अब यहाँ पर हमने ये माना है कि जो जिंक आयन है इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति तो है, लेकिन यह प्रवृत्ति बहुत कम है। तो जिंक जो धन आवेश है वो छड़ पे जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन को लेंगे, परंतु इनके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश अधिक होगा, धन आवेश कम होगा, क्योंकि जो जिंक आयन है वो बहुत कम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार जो छड़ है, छड़ पर जो कुल चार्ज होगा वो होगा ऋण आवेश। क्यों? क्योंकि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है और धन आवेशित जो जिंक आयन है उनकी संख्या
कम है। अब ये कैसे या किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति पर। तो आपने डेनियल सेल में देखा था कि जो हमारा एनोड वाला इलेक्ट्रोड था वो ऋणावेशित था, और वो कौन सा इलेक्ट्रोड था? जिंक का बना हुआ था। तो वहां पर हम लोगों ने जिंक को ऋणावेशित क्यों लिया था? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जिंक को हम या जिंक इलेक्ट्रोड को हम क्यों ऋणावेशित रखते थे। तो यहाँ पर वास्तव में ये बात है कि जो जिंक है, जिंक में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है, परंतु जिंक आयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होती है। अगर आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ा है तो वहां पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है, और जो हमारा विलयन है वो कॉपर सल्फेट का है, यानी कि धातु का लवण है। जिस धातु की छड़ है उसी धातु का लवण है। तो यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर के इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कम है, परंतु कॉपर आयन के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक है। क्या रीजन है? सेम वही रीजन है जो विद्युत ऋणात्मक श्रेणी में दिया हुआ है। तो विद्युत ऋणात्मक श्रेणी में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में या फिर 10th में, जिसमें कि हम धातुओं को उनकी घटती हुई मानक अपचयन विभव के रूप में लिखते हैं, और उनकी जो सक्रियता होती है वो ऊपर से नीचे घटती है। तो जो जिंक था वो ऊपर था, कॉपर जो है वो नीचे है। तो जिंक ऊपर होने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है, और कॉपर नीचे है जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। तो सेम वही चीजें होगा। तो जब कॉपर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो कॉपर आयन बनेंगे और इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तो इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन होंगे और विलयन में कॉपर आयन होंगे। परंतु जो कॉपर आयन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रोड पर चला जाएगा और बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से वहां पर जो कॉपर है, कॉपर आयन है, वो बहुत अधिक इकट्ठा हो जाएंगे, जिसके कारण जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो स्टूडेंट, यदि हम बात करें इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार की, तो इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं। पहला है आक्सीकरण विभव और दूसरा है अपचयन विभव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आक्सीकरण विभव की। तो आक्सीकरण विभव को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आइए जानते हैं कि आक्सीकरण विभव होता क्या है। तो आइए सबसे पहले हम इसको इमेज के थ्रू समझते हैं। तो जैसा ये हमारा एक पात्र है और इसमें एक विलयन भरा हुआ है। तो यह विलयन कैसा है? तो यहाँ पर हम विलयन के रूप में ले रहे हैं जिंक सल्फेट का जलीय विलयन। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट का जलीय विलयन भरा हुआ है, और इसमें एक इलेक्ट्रोड है जो कि है जिंक इलेक्ट्रोड, यानी कि जिंक धातु का बना हुआ इलेक्ट्रोड है। क्योंकि मैंने पिछले पार्ट में भी बताया था कि जब भी हम किसी विलयन को लेंगे तो वो उसी धातु के विलयन को लेते हैं, यानी कि जिंक का धातु है, यानी जिंक धातु का इलेक्ट्रोड है, तो हमारा विलयन कैसा होगा? जिंक सल्फेट का होगा। यानी कि धातु का इलेक्ट्रोड जिसका होता है उसी धातु का लवण का विलयन उस पात्र में हम लेते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जब हम इलेक्ट्रोड को उस विलयन में डालते हैं तो धातु के इलेक्ट्रोड पर धन आवेश या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इसका उल्टा उस विलयन में होता है। यदि इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश है तो विलयन में धन आवेश, यदि इलेक्ट्रोड पर धन आवेश है तो विलयन में ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो इसके कारण विलयन और इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पन्न हो जाता है, और इस विभव के अंतर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे आक्सीकरण विभव की। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जब जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो जिंक के धन आवेशित परमाणु बन जाते हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रोड पर रहते हैं, लेकिन जो जिंक का धन आवेशित परमाणु है वो विलयन में चला जाता है। चूंकि इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे आक्सीकरण अभिक्रिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं आक्सीकरण। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर जिंक की छड़ न लगाकर हम यहाँ पर कॉपर की छड़ लगाते हैं, तो क्या होगा? तो कॉपर भी धातु है तो भी ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यहाँ भी आक्सीकरण प्रक्रिया होगी। तो क्या ये दोनों आक्सीकरण अभिक्रियाएं जो होती हैं वो समान है? यानी कि क्या दोनों की आक्सीकरण क्षमता समान है? नहीं, जो कॉपर है, कॉपर की आक्सीकरण क्षमता कम है, जबकि जिंक की आक्सीकरण क्षमता अधिक है। तो इसलिए यहाँ पर हम बात करेंगे आक्सीकरण विभव की। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम आक्सीकरण विभव को परिभाषित करते हैं। तो किसी इलेक्ट्रोड के आक्सीकरण करने की प्रवृत्ति को हम आक्सीकरण विभव द्वारा प्रदर्शित
करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो जिंक इलेक्ट्रोड है, तो ये जिंक इलेक्ट्रोड कितना ऑक्सीकरण करता है, यानी कि इसके ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति कितनी अधिक है, इसकी कितनी ऑक्सीकरण करने की मात्रा है, उसी को हम बोलेंगे ऑक्सीकरण विभव। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड के ऑक्सीकरण विभव का मान जितना अधिक होता है, इलेक्ट्रोड के ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। यानी कि जो इलेक्ट्रोड जितना अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, उतना ही उसका अधिक ऑक्सीकरण विभव होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण विभव क्या होता है। एक बार और मैं ऑक्सीकरण विभव को आपको सरल शब्दों में बता देता हूँ। ऑक्सीकरण विभव वह भौतिक राशि है जिसके द्वारा हम किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति, यानी कि उसके ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति को मापते हैं, यानी कि उसे व्यक्त करते हैं। तो यदि किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव अधिक होगा, तो हम ये कहेंगे कि उस इलेक्ट्रोड की ऑक्सीकरण क्षमता, यानी कि उसकी ऑक्सीकरण प्रवृत्ति बहुत अधिक है। और हमेशा याद रखिएगा कि प्रत्येक अलग अलग धातुओं की ऑक्सीकरण प्रवृत्ति अलग अलग होती है। मतलब जितने तरह के धातु होंगे, उनकी अलग अलग ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति होगी। और यदि उनकी ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति अलग अलग है, तो उनके ऑक्सीकरण विभव का मान भी अलग अलग होगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपचयन विभव की, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो आइए जानते हैं हम अपचयन विभव के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है और यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया दे रहा है। ये जो विलयन है, इसमें एक और अभिक्रिया होती है, और वह अभिक्रिया होती है अपचयन की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो जिंक आवेश है, यानी कि जो जिंक धन आयन है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, और जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, वह अभिक्रिया कौन सी होती है, अपचयन की अभिक्रिया होती है। तो ये जो जिंक सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट का जो विलयन होता है वो टूटता है जिंक आयन में और सल्फेट आयन में। तो ये जो जिंक आयन है, यानी कि जिंक के धन आवेशित परमाणु हैं, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पर जाते हैं, और इलेक्ट्रोड पर क्या था, इलेक्ट्रॉन था। अब ये क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो कन्वर्ट हो जाते हैं जिंक धातु में, और ये जो जिंक धातु होती है वो जिंक इलेक्ट्रोड पर जाकर जमा हो जाती है। तो इस प्रकार से एक और अभिक्रिया होती है जो कि अपचयन अभिक्रिया होती है विलयन में। यानी कि इस अभिक्रिया का होने का चांस जितना अधिक होगा, उसे हम अपचयन विभव कहेंगे। तो ऑक्सीकरण विभव में हमने देखा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति, और अपचयन विभव में हमने देखा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। यानी कि यदि हमें अपचयन विभव को परिभाषित करना हो, तो हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, किसी इलेक्ट्रोड के अपचयन करने की प्रवृत्ति को हम अपचयन विभव कहते हैं। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड की कितनी अपचयन करने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि यह अभिक्रिया होने की प्रवृत्ति होती है, उसे ही हम अपचयन विभव कहते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि जब ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति अधिक होगी तो ऑक्सीकरण विभव का मान अधिक होगा। ठीक उसी प्रकार जब अपचयन अभिक्रिया की प्रवृत्ति अधिक होगी तो अपचयन विभव का मान भी अधिक होगा। तो यदि आप जिंक की जगह कोई और धातु लेंगे, या यदि कॉपर की धातु ले लेते हैं, तो वहाँ पर जो अपचयन की प्रवृत्ति होती है, यानी कि अपचयन विभव का जो मान होता है वो बदल जाता है। तो अपचयन की जो मात्रा होगी उसे हम बोलेंगे अपचयन विभव। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपचयन विभव इलेक्ट्रोड के अपचयन प्रवृत्ति की मात्रा को व्यक्त करता है, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया, और पीछे भी हम लोगों ने ऑक्सीकरण विभव में ये बात पढ़ा था। तो यदि हम बात करें जिंक इलेक्ट्रोड के विभव की, तो जिंक के पास ऑक्सीकरण विभव भी है और अपचयन विभव भी है। प्रायः आप जिंक के स्थान पर कोई भी धातु लेंगे तो वहां पर उसका ऑक्सीकरण विभव भी होगा और अपचयन विभव भी होगा। तो यदि हम इस निकाय में देखें तो जिंक के लिए जो हो रहा है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रहा है, और जिंक से जिंक आयन बन रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, और ये जो जिंक आयन है वो पुनः इलेक्ट्रॉन को लेकर पुनः जिंक में बदल जाता है। तो यदि अगर हम इस निकाय में जिंक का ऑक्सीकरण विभव देखें तो जिंक का ऑक्सीकरण विभव होगा प्लस 0.76 वोल्ट, और यदि हम बात करें जिंक के अपचयन विभव की तो इसका मान होगा माइनस 0.76 वोल्ट। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव में सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो वैल्यू है, इसमें ऑक्सीकरण विभव का मान अधिक है और अपचयन विभव का मान कम है।
तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जिंक में ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति अधिक होगी और अपचयन की प्रवृत्ति कम होगी, यानी कि इस अभिक्रिया में इसके होने की प्रवृत्ति अधिक है और नीचे वाले रिएक्शन होने की प्रवृत्ति कम है। तो यदि जो ऑक्सीकरण वाली प्रक्रिया है, यानी कि जो ऑक्सीकरण विभव का मान अधिक होगा, तो इस विलयन में आप देखेंगे कि धन आयन की जो प्रवृत्ति होती है, यानी कि इसमें जो धन आयन होंगे वो अधिक होंगे, लेकिन इसमें कुछ ऋण आयन भी होंगे। ऋण आयन क्यों होंगे मैंने पीछे वीडियो में आपको बताया है, लेकिन इसमें धन आयन जो बनेगा वो अधिक होगा। और ऋण आवेश कब बनेगा मैंने ये भी बताया था कि जब जिंक आयन बनेंगे और वे जब प्लेट पर जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर आपके विलयन में ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर एक चीज और भी हम जानते हैं कि जब ऑक्सीकरण विभव का मान अधिक होगा, यानी कि ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति अधिक होगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग बहुत अधिक होगा, जिसके कारण ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है यहाँ पर ऋण आवेश जो होगा वो बहुत अधिक होगा। और चूंकि अपचयन विभव का मान कम है तो इसलिए यहाँ पर धन आवेश बहुत कम होगा। अब यहाँ पर धन आवेश कैसे आता है, क्योंकि जो ये जिंक के धन आवेशित परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रोड पर जाते हैं इलेक्ट्रॉन लेने। चूंकि यहाँ पर अपचयन विभव का मान कम है इसलिए यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं उस पर धन आवेश की कमी होगी। तो याद रखिएगा, जब ऑक्सीकरण विभव का मान अधिक होगा तो इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश बहुत अधिक होगा और जो आपका विलयन है उसमें धन आवेश बहुत अधिक होगा। और यदि हम बात करें जिंक के अलावा कॉपर की, तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रोड हमारा कॉपर होगा तो वहाँ पर ऑक्सीकरण विभव का मान कम होगा और अपचयन विभव का मान क्या होगा, अधिक होगा, जिसके कारण जो इलेक्ट्रोड है उस पर धन आवेश हो जाएंगे और विलयन में आपके ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने पीछे देखा कि किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों होता है, और इस प्रकार हम किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को ऑक्सीकरण विभव अथवा अपचयन विभव दोनों में से किसी के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि हम किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को चाहे हम ऑक्सीकरण विभव से प्रदर्शित करें या फिर अपचयन विभव से प्रदर्शित करें, परंतु आईपीएससी के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव को हम अपचयन विभव द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर अपचयन विभव यूज करने का रीजन ये था कि बहुत से लोगों ने ऑक्सीकरण विभव का उपयोग किया, बहुत से अपचयन विभव का प्रयोग किया, जिसके कारण बहुत अधिक कंफ्यूजन उत्पन्न होने लगा था। इस वजह से आईपीएससी ने यह निर्धारित किया कि किसी भी धातु का अगर हम इलेक्ट्रोड विभव लेंगे तो वहां पर हम सिर्फ अपचयन विभव लेंगे, यानी कि उसे हम अपचयन विभव द्वारा ही प्रदर्शित करेंगे।